हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है होम साइंस स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आज के सेशन में हम करेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व जो आपके पूछे गए थे 2014 जीआईसी प्रवक्ता में। तो जीआईसी प्रवक्ता पेपर में आपके होम साइंस सब्जेक्ट से 2014 में जो प्रश्न पूछे गए थे, आज के सेशन में हम वो प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि हमें पूरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे हम एलटी की बात करें, चाहे यूजीसी नेट की बात करें या हम जीआईसी की बात करें, एक हम ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं ना कि जहां पे हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार एक जगह मिल जाए। तो मैं बहुत जल्द आपके लिए प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ जहां पे मैं एलटी के, जीआईसी और यूजीसी नेट के जो पिछले कुछ वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं वहां आपको एक साथ सारी क्लासेस दिख जाएंगी। क्योंकि देखो, एलटी का फॉर्म ऑलरेडी फिल हो रहा है, साथ साथ में अब आपके जीआईसी के भी फॉर्म आने स्टार्ट हो जाएंगे। 10 तारीख के बाद शायद आपको देखने को मिले। और यूजीसी नेट का आपका दिसंबर में है, तो उसको भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो मतलब एक तरीके से लाइनअप है सारे एग्जाम, और सभी एग्जामों में आपका होम साइंस सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो सबसे ज्यादा वेटेज उसी चीज का है। तो हम क्यों ना ऐसी चीजों से स्टार्ट करें जहां से हमें ज्यादा मदद मिले एग्जाम क्रैक करने में, और वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक जीआईसी एलटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो ये अच्छा मौका है अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने का, क्योंकि यूजीसी नेट के जो जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपके जीआईसी और एलटी में भी पूछे जाते हैं 40 से 50% तक। मैं 100% नहीं कहूंगी, लेकिन 40 से 50% तक क्वेश्चन उसी लेवल के आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सभी एग्जामों की तैयारी आपकी लगातार वैसी ही होती रहे जैसे आप यूजीसी नेट की कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको करना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट। तो टेंशन मत लीजिएगा, अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो यहाँ पे मैं आपको लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। साथ साथ में हम थ्योरी क्लासेस तो कर ही रहे हैं और पीवाई की बेस्ड क्वेश्चन आपका होता रहेगा, क्योंकि जरूरी है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, और आप जानते हैं कि जीआईसी और जो आपके एलटी है काफी टाइम बाद आपको फॉर्म देखने को मिला है, तो थोड़ा सा ट्रेंड में बदलाव हो सकता है। भाई, जो पहली चीजें पूछी गई हैं और जो अब चीजें पूछी जाएंगी उसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा ही। तो हम अपना वो माइंड सेट लेकर चल रहे हैं कि हम मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हम उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं जहां पे भाई प्री होगा, मेंस होगा, तो डिफिकल्टीज लेवल ऑलरेडी थोड़ा सा बढ़ सकती है मे भी। लेकिन अगर हम प्री की बात करें तो प्री में उतना भी नहीं होगा कि इंसान क्रैक ही ना कर पाए। सो अगर आप चाहते हैं प्रिपरेशन अच्छी से हो, आपको एक जगह सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए, तो आपको जुड़ना होगा मेरे साथ। और यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दूंगी जहां पे आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरी क्लासेस हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वैसे तो मेरी क्लास का टाइम शाम 5 बजे का होता है, लेकिन शाम 5 बजे प्रॉपर तरीके से क्लास में अपलोड नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए देर हो जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अदरवाइज आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वैसे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आपके 2014 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे जीआईसी प्रवक्ता होम साइंस में। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है स्टूडेंट, आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर पूछेगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको लग रहा है, कहीं से आपको डर लग रहा है, और भी चीजें आपके दिमाग में घूम रही हैं, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस पीएच पर केसीन अवक्षेपित होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है pH 6.5, pH 4.6, pH 7.5 और pH 3.0। बताइएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपके पीजीटी लेवल के भी हो जाते हैं। तो मैंने आपको कहा ना कि भाई 40 से 50% तक आपके यूजीसी नेट लेवल के होंगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन ऐसा नहीं कि यूजीसी नेट में नहीं पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं कई बार। तो यहाँ पे अगर बात करें तो लेवल जो होता है भाई, थोड़ा इजी क्वेश्चन भी डाले जाते हैं, कुछ मीडियम वाले भी डाले जाते हैं, कुछ डिफिकल्ट वाले भी डाले जाते हैं, तभी तो पेपर अच्छा बनता है। अदरवाइज तो पेपरों का डिफिकल्टीज लेवल ही हाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर की, आप अपने आप देने की कोशिश कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है।
बताइएगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर है आपका पीएच 4.6। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप सोच रहे होंगे कि मैम वैसे ही आप एक पेज लेके आइए, जैसे एग्जाम में हमें पेपर मिलता है वैसे वाले पेपर से कराइए। तो वैसे वाले पेपर मिल पाना मतलब आप दूसरे वेबसाइट पे जाएंगे तो वैसा मिलता है, तो इस वजह से मैंने इसको टाइपिंग किया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस वही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो दूध में जो मुख्य प्रोटीन होता है वो आपका क्या होता है, आपका केसीन होता है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो केसीन होता है तो ये अम्लीय पीएच पर जमता है। तो जब आपका पीएच 4.6 तक गिरता है तो जो केसीन है वो एसिलेक्टिक पॉइंट आ जाता है, जिससे वो क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, यानी एक तरीके से फट जाता है, जिसके बाद वो क्या बनता है, पनीर बनता है। तो अगर आप बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पीएच 4.6। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दी है। हालांकि ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी, आप वहां से दोबारा भी अगर आपको रीड करना हो तो आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका विटामिन D3 का सक्रिय यानी एक्टिव फॉर्म क्या है। ठीक है, ऑप्शन पहला है 25 हाइड्रो ऑक्सी कैल्सिफेरॉल। ठीक है, बी है आपका क्लोरी कैल्सिफेरॉल, सी है आपका आर्गो कैल्सिफेरॉल, और आपका डी ऑप्शन क्या कह रहा है, डी है आपका 125 डाई हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल। और यहाँ पे आपका आंसर भी आपको दिख ही गया, हालांकि मैं चाहती थी कि ना दिखे लेकिन फिर भी दिख गया, कोई बात नहीं, हम आंसर टिक कर लेते हैं। तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका 125 डाई, ठीक है, हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल। ये क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में भी पूछे गए थे। तो एक बार प्रश्न पर चलते हैं, आपसे पूछा गया था विटामिन डी का सक्रिय रूप। ठीक है, तो शरीर में जो विटामिन डी है जिसे हम बोलते हैं कोली कैल्सिफेरॉल, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, कोली कैल्सिफेरॉल। ठीक है, तो कोली कैल्सिफेरॉल लिवर और किडनी में परिवर्तन से 125 जो मैंने आपको बताया डाई हाइड्रो कैल्सिफेरॉल क्या कहते हैं बनाता है, जो कि इसका सबसे एक तरीके से अगर हम बात करें तो सबसे सक्रिय रूप है, और जो कैल्शियम अवशोषण में भी इसको क्या करता है, एक तरीके से मदद करता है, यानी हेल्प करता है। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो रिसर्च से रिलेटेड था, यानी प्रवर्तन शोध, यानी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन रिसर्च। अब देखो कहीं आपका इसी वजह से बोला जाता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। अब कई बार क्या होता है प्रवर्तन लिखा हुआ है, अब प्रवर्तन में हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हमें क्या पूछा गया है। कई बार हिंदी डिफिकल्ट होती है ना, ऐसा नहीं कि हिंदी डिफिकल्टी है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब वहीं देखो एक्शन रिसर्च लिख दिया गया है तो आप इजीली समझ पा रहे हो ना कि क्या चीज पूछी जा रही है। तो यहाँ पूछा गया है आपका एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है, समस्या की पहचान करना, नया ज्ञान उत्पन्न करना, नियम बनाना, या फिर सुधार करना। मुझे लग रहा है कि मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं किया, मे भी माफ कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, यानी आइडेंटिफाई करना जो प्रॉब्लम है, नया ज्ञान उत्पन्न करना यानी न्यू नॉलेज, ठीक है, नियम बनाना, रूल्स बनाना, सुधार करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे दी गई हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो आपका करेक्ट आंसर होगा सुधार करना। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, आपका सुधार करना। तो ये जो एक्शन रिसर्च है ये शिक्षकों द्वारा किया जाता है ताकि वे अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें सुधार ला सकें, इसलिए ये किया जाता है। चलो ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दे दिया है, टू इम्प्रूव। ठीक, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वस्त्र निर्माण का सहयोगी तंत्र नहीं है, वस्त्र निर्माण का सहयोगी तंत्र नहीं है। आपको यहाँ पे कहीं कहीं हिंदी और कहीं कहीं इंग्लिश दिख रही है। मैं जब आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ सेंड करूंगी तो मैं दोनों लैंग्वेज में करूंगी, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक है, इस बार शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। आपका पहला है स्पिनिंग, बी है आपका वीविंग, सी है आपका फिनिशिंग, और आपका डी है आपका
डिजाइन इन्वेंटरिंग, ठीक है। तो बताइएगा जो वस्त्र निर्माण का सहयोगी तंत्र नहीं है वो कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी के सामने। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अभी कथन और कारण वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बहुत जल्द। तो अभी कथन कारण वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, प्लस ऐसे वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मिलान के थ्रू भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर तरीके के प्रश्न आते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डिजाइन इन्वेंटरिंग, ठीक है। ऑप्शन जो डी है डिजाइन इन्वेंटरिंग इसका सही आंसर है। तो वस्त्र निर्माण में जो सहायक तंत्र में जो आपकी बुनाई है, वीविंग है, आपकी कताई है यानी स्पिनिंग है, कताई बुनाई आप लिख सकते हैं, कताई और आपका बुनाई और फिनिशिंग आप जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं, परंतु अगर हम बात करें यहाँ पे डिजाइन जो इन्वेंटरिंग है ये एक सहायक तंत्र में नहीं आता है। हमसे यही चीज आपसे पूछी गई थी कि वस्त्र निर्माण का सहयोगी तंत्र नहीं है, तो वो आपका डिजाइन इन्वेंटरिंग नहीं होता है। जबकि अगर बात करें स्पिनिंग है, वीविंग है और फिनिशिंग है, ये सारी चीजें आती हैं, बट ये आपका नहीं आता है और नहीं ही आपसे पूछा गया था। बस हमको थोड़ा सा ये भी ध्यान देना पड़ता है कि कभी भी क्वेश्चन कीजिए तो नहीं वाले क्वेश्चन है इनको थोड़ा सा अपने आंखों के सामने ही रखे रहिए, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हेड्स का तात्पर्य है, HATS, ठीक। तो हेड्स का तात्पर्य आपसे पूछा गया, यानी एक तरीके से अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म ही समझ सकते हो इसका। बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन पहला है होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट, बी है होम एंड टेक्सटाइल सर्विसेज, सी है आपका हैंडलूम एसोसिएशन फॉर टेक्निकल सॉल्यूशंस और डी है आपका हाउस होल्ड एसोसिएशन फॉर टेक्सटाइल स्टडीज। बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट होने वाला है वो होगा ऑप्शन ए, यानी होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट। तो ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट होगा। ये जो मतलब एक तरीके से संगठन है, ये संगठन का एक नाम है, ठीक है, इस पर आधारित है, जो क्या करता है वस्त्र रसायन और तकनीक से ये रिलेटेड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रवर्तन प्रक्रिया का वह तत्व जिसमें विभिन्न सामाजिक निर्णय श्रृंखला अनुसंधान अवयव नियंत्रण करते हैं। तो देखो फिर से प्रवर्तन लिखा हुआ है, यानी किसी रिसर्च की बात हो रही है, एक्शन रिसर्च की बात हो रही है, याद रखिएगा। तो पूछा गया है एक्शन रिसर्च का वह तत्व जिसमें विभिन्न सामाजिक निर्णय श्रृंखला अनुसंधान का अवयव नियंत्रित करते हैं, वो आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है नियंत्रण, बी है प्रेक्षण, सी है मूल्यांकन और डी है कार्य योजना। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइएगा स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। यहाँ पे बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा आपका नियंत्रण यानी कंट्रोल। तो एक्शन रिसर्च में जो कंट्रोल होता है उसे मतलब क्या है कि जिस तरह सामाजिक या जो आपके पर्यावरणीय कारक हैं उनको संतुलन मतलब संतुलन में रखा जाए ताकि शोध थोड़ा सा इफेक्टिव हो, इस वजह से, ठीक है, बैलेंस में रखा जाए एक तरीके से, ताकि जो हमारा शोध जो हमारा रिसर्च हो रहा है वो प्रभावशाली हो सके, इस वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी के सामने, देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या हो सकता है इसका। पूर्ण संगठनात्मक संरचना निर्धारण में कौन सा भाग है? आपके हैं श्रम नियंत्रण, बी है उत्पाद योजना, सी है कार्य का वर्गीकरण और डी है वितरण। बताइएगा आंसर क्या सही होगा। तो आप देख रहे हैं जिस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत इजी भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। अभी आगे जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो हर तरीके के प्रश्न इंक्लूड है, लेकिन जबकि GIC का एग्जाम है तो बहुत ज्यादा इजी लेकर मत चलिएगा,
इसी वजह से मैंने आपको कहा है कि आप थोड़ा सा थ्योरी चीज़ें पढ़ने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, क्योंकि मेंस भी होगा, तो इस वजह से आपको लिखना भी पड़ेगा। लिखने के लिए थोड़ा मटेरियल उपलब्ध होना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ऊपरी ऊपरी ज्ञान से काम नहीं चलने वाला है, थोड़ा सा हमें डेप्थ पे जाना पड़ेगा। यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, सो राइट आंसर स्टूडेंट होने वाला है कार्य का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। तो किसी संगठन की संरचना में कार्यों का विभाजन और वर्गीकरण थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, आप सभी के सामने पूछा गया है, निम्न में से प्रयोजनात्मक सामाजिक संस्था का उदाहरण है, ठीक है। आपके ऑप्शन है विवाह, बी है पंचायत, सी है परिवार और डी है जाति यानी कास्ट। तो प्रयोजनात्मक सामाजिक संस्था का उदाहरण आपसे पूछा गया है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये प्रश्न तो हमने पहले पढ़े नहीं है, ये प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। कुछ को हो सकता है जिन्होंने पढ़ा हो उन्हें समझ में आ रहा हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी स्टार्टिंग है। जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे आपको धीरे धीरे सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि आखिरकार ये पूछा गया। जब हम थोड़ा सा हमारे पास ज्ञान होता है, हम पढ़ चुके होते हैं वो चीजें, तो ये क्वेश्चन हमें इजी लगने लगते हैं, और जब हमने नहीं पढ़ा है वही क्वेश्चन हमें डिफिकल्ट लगते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, सो राइट आंसर स्टूडेंट होगा पंचायत, ठीक है। तो प्रयोजनात्मक संस्था का निर्माण किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। जैसे पंचायत का उद्देश्य क्या है आपका, स्थानीय शासन, तो इस वजह से आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका पंचायत होगा। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंचायत का मतलब एक उद्देश्य निर्धारित संस्था है जो स्थानीय शासन के लिए बनाई जाती है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर बी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा अदरवाइज साइड में कट जाएगा। जनसंचार एवं HDCS का तात्पर्य है, मतलब जनसंचार एवं HDCS का तात्पर्य आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है हेल्थ डेवलपमेंट एंड कल्चरल साइंस, बी है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, सी है ह्यूमन ड्यूटीज इन कम्युनिकेशन सेक्टर, और डी की बात करें, ओहो आंसर पहले ही दिख जाता है, होम डेवलपमेंट थ्रू क्रिएटिव सर्विसेज। तो आई होप आपने, मुझे लग रहा है आंसर पहले ही देख लिया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो ये देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, ठीक है, आपका ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे भी लगा लेते हैं। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन है आपका, अल्फा यांत्रिकी परीक्षण में वृद्धि उत्पन्न करता है। ऑप्शन पहला है टाइप 1 त्रुटि में कमी, बी है टाइप 2 त्रुटि में कमी, सी है दोनों त्रुटियों में कमी, और डी है टाइप 1 त्रुटि की संभावना में वृद्धि। क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, यानी टाइप 1 त्रुटि की संभावना में वृद्धि। तो टाइप 1 त्रुटि की संभावना में वृद्धि, जब हम अल्फा बढ़ाते हैं तो टाइप 1 जो आपका होता है एरर यानी गलत रिजेक्शन की संभावना बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट आज तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर रहे हैं, क्योंकि कुछ शायद प्रॉब्लम आ रही है, फोन पे आ रही है, किस पे आ रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है इस पे, तो पूरी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं कल आपके लिए इसके आगे के जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, तो इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। ये लगातार सेशन चलने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो घबराइएगा नहीं कि मतलब अभी हम 10 तक करे हैं। एक तरीके से हमारे ये देखने के लिए हो गया कि हाँ इस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपके टॉपिक भी कंप्लीट हों, तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।